नमस्कार, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्लास है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं, जिनका अभ्यास आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले ही आप जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से आंसर को चूज़ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हमने आज लिया है, गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार, चावल आदि में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बताया है गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार और चावल, इसमें कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी विटामिन सी, सी प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न विटामिन, और डी है गंधक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें मिलेगा आपको प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार के जो विटामिन है वो इसमें मिलेंगे। मुख्य रूप से जो गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार और चावल होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपके ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपको प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार के विटामिन भी इनसे मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आशा में ए में प्रथम ए से क्या तात्पर्य। आशा में प्रथम ए से क्या तात्पर्य, मतलब पहला वाला जो ए है, जिसमें दो ए दिए हैं, पहला ए दूसरा ए, तो पहले ए से क्या तात्पर्य आपको बताना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए एसोसिएशन, बी एक्रेडिटेड, सी एशियन और डी एक्सेप्टेड। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने हमारी देखी होगी तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का तात्पर्य यहाँ पर एक्रेडिटेड से है। एक्रेडिटेड का सही अर्थ हो जाएगा प्रमाणित रूप से या अनुमोदित रूप से। तो जिसे प्रमाणित किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है, उसके लिए इस ए का उपयोग किया है। सबसे पहले आशा का फुल फॉर्म भी आप देख लें। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी प्रमाणित स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसको गवर्नमेंट ने रखा है, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की है पुरानी क्लासेस में। इसके बारे में विस्तार से आप देख लें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गंडमाला घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। तो गंडमाला, जिसे घेंगा भी बोलते हैं, किसकी कमी से होता है बताना है। ऑप्शन ए है सल्फर, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम और डी आयोडीन। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से गंडमाला या फिर घेंगा जिसे कहा जाता है, ये रोग होता है। ये आपकी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, और थायराइड ग्रंथि में जब ये होता है कि आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो उसको आयोडीन को ज़्यादा कैप्चर करने के लिए ग्रंथि बड़ी होने लगती है। तो आपने बहुत से लोगों के गले में बहुत बड़ा बड़ा सा देखा होगा कि अलग टाइप से गला एकदम से बड़ा हो गया है और अलग सी ग्रंथि लटकी हुई है। तो यही रोग जो होता है वो गंडमाला या फिर घेंगा कहलाता है। आयोडीन युक्त नमक खा करके या समुद्र के किनारे रह रहे हैं, तो समुद्री जीव इत्यादियों का आहार में शामिल करके इस तरह के जो रोग हैं यानी घेंगा रोग है, इससे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा टीका सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील टीका है। मतलब ऐसा कौन सा टीका है जो सबसे ज़्यादा जो गर्मी बढ़ने पर खराब होने के चांसेस हैं या फिर उसकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है, ऐसे टीकों को हम गर्मी संवेदक टीका बोलेंगे। तो बताएंगे इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए टीटी, बी है डीपीटी, सी ओपीवी और डी है एमएमआर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओपीवी, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, और जैसे ही इसे गर्मी ज़्यादा मिलती है तो वैसे ही ये जो होता है ये इसकी प्रभावशीलता को कम करने लगता है, इसलिए इसे ठंडे प्लेस में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए 3.7 किलो जूल, बी 4.2 किलो जूल, सी 2.9 किलो जूल और डी 5.1 किलो जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 किलो कैलोरी जो होता है उसका मान होता है 4.2 किलो जूल के बराबर। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
टिटनेस रोग निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया बेसिलाई, बी है विब्रियो कॉलेरी, सी है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि किस बैक्टीरिया के कारण जो होता है टिटनेस रोग, आप बताएंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ये एक बैक्टीरिया होता है जो टिटनेस रोग का वाहक होता है, ये उसे फैलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम जैसी समस्या आमतौर पर किस उम्र के बच्चों में देखी जाती है? तो ऑप्शन दिया है, ए है 6 से 12 महीने, बी 12 से 24 महीने, सी है 24 से 30 महीने और डी है 13 से 18 महीने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 12 महीने की जो एज होती है इसमें पीईएम जैसी समस्या आमतौर पर देखी जाती है और ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए कैरोटीन, बी मेलानिन, सी आयोडीन और डी कैसिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कैरोटीन। ये आप बिल्कुल अपने ज्ञान से भी, आपका पूर्व अनुभव से भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं। कैरोटीन जो होता है गाय में, जो विभिन्न प्रकार के जो घास खाते हैं या इस तरह की घास जैसी चीज़ें खाते हैं या ऐसी पत्ते इत्यादि खाते हैं जिससे उनके अंदर पे कैरोटीन चला जाता है और फिर वो दूध में एक्सट्रैक्ट होकर के आ जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए आयरन, बी डब्ल्यूबीसी, सी ओ आरबीसी और डी प्रोटीन। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। आप भली भांति जानते हैं कि आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, लेकिन एनीमिया रोग होने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। अगर शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो भी विटामिन रोग होता है, या फिर अन्य दूसरे पोषक तत्व कम होते हैं तो भी एनीमिया रोग हो सकता है, लेकिन मुख्यतः इसका कारण होता है आयरन की कमी, जिससे एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपको बताना है कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया है। आपको ऑप्शन दिया है, ए 1992 से 93, बी 1994 से 95, सी 1990 से 91 और डी 1986 से 87। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1990 से 91 के दौरान भारत सरकार ने कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य सफलतापूर्वक वर्तमान में प्राप्त कर लिए गए हैं। आप ये भी याद रखें कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2010 तक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उस समय पे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। फिर एक नई परिकल्पना की कि चलिए इसे खत्म करेंगे हम 2015 तक। तो 2015 तक भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और फिर बाद में 2023 तक लक्ष्य रखा गया कि 2023 तक कालाजार को खत्म कर देंगे। तो 2023 तक जो लक्ष्य रखा था कि प्रति 10,000 लोगों में एक से भी कम कालाजार का व्यक्ति मिले, कालाजार से पीड़ित व्यक्ति मिले, तो उस लक्ष्य को वर्तमान में भारत सरकार ने प्राप्त कर लिया है और इस पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हासिल कर लिया है। तो वर्तमान में फिलहाल तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि हमारे देश से कालाजार खत्म हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। सेब में निम्न में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? मतलब आपको बताना है सेब में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी सेब में सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ये तीनों ही सेब में मिलते हैं। इसके अलावा सेब में विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा फाइबर भी मिलता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। इसके अलावा अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए प्रायः आप देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसे सेब खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए पीलिया, बी मरासमस, सी हाथी पांव, डी रतौंधी।
सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का जो नाम है वो है मरासमस। इसके अलावा अन्य रोग हो सकते हैं क्वाशियोरकर, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। क्वाशियोरकर जो रोग होता है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। और फैटी लीवर, लीवर इसमें बड़ा हो जाता है, फैटी लीवर। ये दो प्रकार के रोग और भी हैं जो इसके कारण होते हैं। और कई केस में एनीमिया जो होता है वो रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण ही देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? आपको ऑप्शन दिया है, ए 24 मिलीग्राम, बी 32 मिलीग्राम, सी 40 मिलीग्राम, डी 28 मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान आयरन जो होता है उसकी आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्भवती महिलाओं को उस समय पे प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मिलीग्राम तक आयरन की आवश्यकता होती है, जो सामान्य महिलाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई क्या कहलाती है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पीईएम, बी स्टंटिंग, सी वेस्टिंग और डी मेरास्मस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टंटिंग। आयु के अनुसार अगर शरीर की जो ऊंचाई होती है वो कम रह जाती है तो उसे स्टंटिंग बोलते हैं। स्टंटिंग को अन्य नाम आप बौनापन के नाम से भी जानते हैं, इसे बौनापन भी कहा जाता है। यह कुपोषण का एक विकार है और स्टंटिंग से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो शारीरिक तो होता ही है, साथ में मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितना अतिरिक्त औसतन वजन बढ़ जाता है? महिलाओं का वजन गर्भावस्था के दौरान कितना बढ़ता है बताना है। ए 2 से 4 किलोग्राम, बी 6 से 8 किलोग्राम और सी 8 से 10 किलोग्राम, डी 10 से 16 किलोग्राम। इससे पहले की कुछ क्लासेस में ये क्वेश्चन आया है, तो इसका उत्तर आप भली भांति दे सकते हैं। इसका उत्तर देने का आप प्रयास करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से 16 किलोग्राम। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन वाली जो महिलाएं हैं उनका औसतन वजन 10 से 16 किलोग्राम तक बढ़ता है। अगर इसे पाउंड में हम काउंट करें तो लगभग 25 से लेकर के 30 पाउंड तक वजन बढ़ जाता है। लेकिन यह गर्भावस्था के पहले की जो वजन होता है जिसे बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उस पर निर्भर करता है कि कितना वजन बढ़ेगा। लेकिन प्रायः औसतन 10 से 16 किलोग्राम के बीच में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होती है? शाकाहारी माता से यहाँ तात्पर्य है जो माता मांस का सेवन नहीं कर रही है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी विटामिन B12, सी विटामिन ए और डी आयरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 की कमी हो जाती है ऐसी माताओं को जो केवल शाकाहारी है यानी वीगन है। तो विशेष रूप से अगर वो किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हैं जो पशुओं से बना है, तो उस कंडीशन में B12 की कमी प्रायः देखी ही जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से हेक्सोस शर्करा का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है आपको, ए फ्रक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज और डी उपरोक्त सभी। हेक्सोस शर्करा वो होती है जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो बताना है इसके उदाहरण क्या है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों ही हेक्सोस शर्करा के उदाहरण हैं और इसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं तीनों में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पेशी क्षय, हड्डियों का टेढ़ापन या मंद विकास निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी खनिज पदार्थ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशी क्षय यानी पेशी कमजोर होना, हड्डियों का टेढ़ापन होना या मंद विकास मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1 मई 2013, बी 1 नवंबर 2013, सी 1 मार्च 2013 और डी 1 जुलाई 2013।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मई 2013 को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM की शुरुआत की गई थी और यह जो मिशन है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM का एक हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है और इस हिस्से के रूप में इसे प्रारंभ किया गया था 1 मई 2013 को। इसका उद्देश्य था कि शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार को लाना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑक्सीटोसिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी एस्ट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। इस हार्मोन का जो उच्च स्तर होता है गर्भाशय की परत को मोटा करने में मदद करता है। मतलब गर्भाशय की परत को क्या करेगा, ये मोटा करेगा। सबसे जरूरी काम होता है ये, ताकि जो गर्भावस्था के दौरान शिशु गर्भ में पल रहा है, माँ के शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको झेल सके और गर्भ को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए और माँ के शरीर में परिवर्तन को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त ये जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, इसमें स्तनपान के लिए तैयार करने में भी ये मदद करता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैक्सीन शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? तो वैक्सीन का कार्य शरीर में क्या है बताना है। ए मृत जीवाणु उत्पन्न करना, बी शरीर में और अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करना, सी एंटीबॉडी उत्पन्न करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैक्सीन का जो मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडी को उत्पन्न करना होता है। शरीर को प्रतिक्रिया पैदा करके हानिकारक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने का काम भी वैक्सीन करता है, क्योंकि वो उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उस समय पर उत्पन्न कर देता है। यह जीवित या मृत रोगजनक या फिर mRNA के हिस्से का उपयोग करके एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, mRNA का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी को उत्पन्न कर सके। और एंटीबॉडी इसलिए उत्पन्न होती है ताकि बाहरी जो आक्रमण करता है, मतलब शरीर के बाहर से आए हुए कुछ बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके खिलाफ ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था की पहली अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए भ्रूणावस्था, बी बीजावस्था, सी पिंडावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीजावस्था। गर्भावस्था की पहली अवस्था को बीजावस्था के नाम से बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे पहली तिमाही भी बोलते हैं, पहली तिमाही के नाम से भी जाना जाता है। और पहली तिमाही के बाद में, गर्भधारण के बाद में पहले 3 माह या लगभग 1 से लेकर के 12 सप्ताह तक का ये समय होता है, जिसमें भ्रूण तेजी से विकसित होता है और प्रमुख अंग बनने लगते हैं। तो याद रखें, गर्भावस्था की पहली अवस्था पहली तिमाही या फिर बीजावस्था होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नारियल के तेल में पाया जाता है। नारियल के तेल में क्या पाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, बी लॉरिक एसिड, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉरिक एसिड। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है और ये एक प्रकार का फैटी एसिड है और इसमें जब त्वचा में लगाया जाता है तो इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारी त्वचा पर पनपने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। तो एक तरह से नारियल का तेल हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी कान, सी पेट और डी आँख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे अल्जाइमर रोग वाले को उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है। याददाश्त जो होती है उसमें कमी देखी जाती है, यानी वो कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उस सोचने की जो शक्ति होती है, सोचने की शक्ति, इसमें भी कमी देखी जाती है।
और सोचने की जो क्षमता होती है, मानसिक कार्यों को करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो याददाश्त कम होना, सोचने की शक्ति कम होना और जो मानसिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो उस कार्य करने की शक्ति कम होना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो अल्जाइमर रोगों से पीड़ित व्यक्ति में दिखती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक तत्व को शरीर का निर्माणकारी तत्व माना गया है? आपको ऑप्शन दिया है, ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन, डी खनिज। तो सही उत्तर आप दे सकते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है शरीर का निर्माणकारी तत्व के रूप में इसे माना जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर शरीर में मांसपेशियां जो होती है ना, मांसपेशियां ये बनाता है, मांसपेशियों का विकास करता है और साथ ही ये अंगों को बनाता है, साथ ही ये त्वचा को सुरक्षित रखता है और त्वचा बनाते रहता है और रक्त के निर्माण में भी ये मदद करता है। तो इतने सारे ये कार्य करता है प्रोटीन। इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा निर्माणकारी तत्व इसे कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम ये कर रहा है, क्योंकि ये मांसपेशियां बना रहा है, अंगों को बना रहा है, त्वचा को मेंटेन करके रख रहा है और रक्त का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप यानी बीपी का रेंज क्या होता है? तो आपको बताना है बीपी की रेंज कितनी होती है, यानी लगभग कितनी रेंज तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 100/120 mmHg, बी है 160/120 mmHg, सी है 140/100 mmHg और डी है 120/80 mmHg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गर्भवती स्त्री का जो रक्तचाप होता है या बीपी होता है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उसे हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन जो बीमारी होती है वो अगर 120/80 mmHg से ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन होगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा अगर कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखें, हाइपोटेंशन। अगर 120/80 से कम होता है तो हाइपोटेंशन और 120/80 से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन नामक समस्या देखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टोज उपस्थित होता है? तो आपको बताना है लैक्टोज किसमें उपस्थित है। ऑप्शन ए है दूध में, बी अनाज में, सी सब्जियों में, डी फलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इसे दूध की शर्करा भी बोलते हैं और इसी के कारण दूध जो होता है वो मीठा होता है। तो दूध में जो हल्का मीठापन देखा जाता है जब आप टेस्ट करते हैं तो दूध में मीठापन जो लग रहा है वो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। इसके अतिरिक्त दूध और दूध से बने उत्पादों में भी ये मिलता है। लैक्टोज एक चीनी का अणु है जो दूध में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मशरूम में बहुतायत मात्रा में मिलता है? मशरूम में ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ए प्रोटीन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है मशरूम में बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये अन्य सब्जियों की तुलना में एक अच्छा सा शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन का स्रोत है। तो मशरूम जो होता है वो शाकाहारी होता है, आप सभी जानते हैं, और प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत के रूप में इसे माना जाता है। और मशरूम में कुछ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि सेलेनियम होता है, उसमें सेलेनियम भी होता है। सेलेनियम के अलावा इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के अलावा इसमें विटामिन बी यानी बी विटामिन पाए जाते हैं। इसमें बी विटामिन में बहुत सारे बी विटामिन आते हैं, वो सब इसमें बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूक्ष्म खनिज तत्व है, तो सूक्ष्म खनिज तत्व किसे कह रहे हैं, इनमें से छांटना है आपको। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी आयरन, डी फास्फेट। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन। आयरन जो होता है वो सूक्ष्म खनिज तत्व के नाम से जाना जाता है। आयरन के अलावा अन्य सूक्ष्म खनिज तत्व जो होते हैं वो आयोडीन भी एक सूक्ष्म
खनिज तत्व है। आयोडीन के अलावा जिंक, जिंक के अलावा कॉपर यानी कि तांबा, इसके अलावा कोबाल्ट, कोबाल्ट के अलावा सेलेनियम, सेलेनियम भी एक तत्व है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, और मोलिब्डेनम और क्रोमियम, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये खनिज तत्व होते हैं, और इन्हें ही सूक्ष्म खनिज तत्व बोलते हैं, या फिर इन्हें अन्य नाम ट्रेस मिनरल के नाम से भी जानते हैं। अगर ट्रेस मिनरल के नाम से पूछ लेता है तो ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या ट्रेस एलिमेंट भी इन्हें कहते हैं। ये सब शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है। तो बहुत सारे जो सब्जी होती हैं, बहुत सारे अन्य अलग से जो आप मेडिसिन्स लेते हैं, उनके द्वारा भी इनकी पूर्ति हमारे बॉडी में होते रहती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 2024 में WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मतलब टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 2000 24 के अनुसार बात करेंगे हम, 24 से 30 मार्च, बी ऑप्शन है 24 से 30 अप्रैल, सी ऑप्शन है 16 अप्रैल और डी है 16 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 से 30 अप्रैल के दौरान वर्ष 2024 में WHO द्वारा प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया था, यानी टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था। और इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। इसकी जो थीम थी वो थी मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। इसके अतिरिक्त WHO का कार्यक्रम 2025 के लिए भी डिसाइडेड है। 2025 में भी 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ही टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा, और इसके लिए थीम जारी कर दी गई है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से। अब यहाँ पहले था मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, अभी जो नई थीम है लॉन्च की है वो है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो 2024 की थीम ये है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, और 2025 की जो थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो ये दोनों थीम भी याद रखें, और 2024 में भी 24 से 30 अप्रैल के दौरान टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, और 2025 में भी टीकाकरण यानी कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के साथ में हम आपके लिए अलग अलग दिनों पे अलग अलग क्लासेस लेकर आते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से काफ़ी सारे छात्रों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, हमारी पूरी क्लासेस देखिए और इनका अभ्यास करने का प्रयास करते रहें। बार बार क्लास को देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।